रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन की कहानी शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ज़रूरी बात, चूँकि आप मेरी आवाज़ से ही समझ रहे होंगे कि जो तबीयत है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब नासाज लग रही। तो जो ठंड का मौसम है हल्के हल्के अपनी विदाई ले रहा है और सुबह शाम की अब ठंड रहेगी, दिन में गर्मी लगती है। तो ऐसे में इस समय जो इंसान को ठंड, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खासकर जो घर में बुज़ुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। और दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग जो जहन में आपके हमेशा से एक चीज़ आती है, किसी भी क्राइम स्टोरी को आप सुनते हैं तो सुनने के बाद में आप लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि अगर पुलिस ने सही समय पर एक्शन लिया होता तो शायद ऐसा ना हो पाता। लेकिन दोस्तों हर कोई यही सोचता है कि भारत की जो पुलिस है ये थोड़ी बहुत लापरवाही दिखाती है। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस मैंने आप लोग को ऐसे सुनाए हैं जिसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रही, पुलिस की जो छानबीन रही, पुलिस ने जिस तरीके से केस को सॉल्व किया, उसे देखने के बाद में और सुनने के बाद में यही महसूस होता है कि पुलिस के इस काम को हमें सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा इसमें एक बहुत ही मशहूर टीवी एक्ट्रेस जिनका नाम था पूजा सिंह, जिन्होंने दिया बाती जैसे सीरियल में काम किया, 2-4 शॉर्ट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। स्टार उत्सव पर, स्टार प्लस पर उनके ये सीरियल आता था दिया बाती वाला, काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी रुतबा कमाया। उनका कत्ल होता है, न कोई शनाख्त थी, न कोई मोटिव था और न पुलिस के पास में कोई सबूत था। और जो कातिल था वो पूरे देश के अंदर खुला घूम रहा था। उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, न कि इन्वेस्टिगेशन करती है बल्कि हर राज्य में जाकर अलग अलग तरीके से छानबीन करती है। और उसके बाद में जब इस केस को सॉल्व करती है तो यकीनन दोस्तों ये कहानी आप लोग को बहुत कुछ सिखाएगी भी, बहुत कुछ समझाएगी भी। बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से। और बेंगलोर में एक हवाई अड्डा लगता है, केम्पेगौड़ा। ये जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, यहीं पर 31 जुलाई साल 2019 की ये बात है। यहीं पे केम्पेगौड़ा के पास में ही एक गांव के अंदर 31 जुलाई साल 2019 को सुबह सुबह कुछ लोग घूमने के लिए निकलते हैं। जब लोग घूमने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं तो देखते क्या है कि कोई लड़की जिसका जो चेहरा है वो बुरी तरीके से कचला हुआ है और उसके चारों तरफ खून बह रहा है, इस तरीके से एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। अब जब इस तरीके से गांव के लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया जाता है। गांव का मुखिया, बाकी गांव के अन्य लोग दौड़े दौड़े भागे भागे उस घटना वाली जगह पर आते हैं जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद में पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद में उस डेड बॉडी को बहुत अच्छे से चेक करते हैं और चेक करने के बाद में पुलिस वाले बहुत ही इत्मीनान से सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये जो लड़की है ये यहाँ की तो नहीं लग रही है। क्योंकि पुलिस वाले इतनी श्योरिटी से इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि ये जो लड़की थी जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, उसके जिस्म पर ब्रांडेड कपड़े थे, उसकी गर्दन पर पीछे एक टैटू बना हुआ था, हाथ में टाइटन की वॉच पहनी थी, कुछ रिंग्स इसके हाथ में थी जो डायमंड की थी। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़की है इस पूरे इलाके की तो कहीं की नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर अमूमन लोग इस तरीके का पहनावा नहीं पहनते। अब लड़की यहाँ की नहीं थी तो फिर कहाँ की थी? पुलिस वालों के सामने ये जो सवाल था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा था। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो अब गांव के जो अन्य लोग थे उनसे पूछते हैं, शायद किसी के यहाँ कोई गेस्ट, कोई मेहमान, कोई अतिथि आया हुआ। लेकिन गांव वाले जो थे वो भी उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देते हैं और ना उनके आसपास के किसी भी गांव का कोई सदस्य भी गायब था। लिहाजा ये जो खबर थी अब तमाम आला अफसरों तक पहुंच जाती है कि एक डेड बॉडी मिली है केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है उसके बगल में जो गाँव है वहीं पर। अब जब ये खबर तमाम आला अफसरों को पहुंचती है कि इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली है, वो उसके जिस्म पर ब्रांडेड कपड़े हैं, हाथ में अंगूठी है, गले पर टैटू बंधा हुआ है, हाथ में टाइटन की घड़ी है, तो वहाँ के जो डीएसपी होते हैं भीमा शंकर, साल 2019 में ये वहाँ के डीएसपी थे, वो एफएसएल की टीम के साथ में वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद में अब पुलिस वाले उस पूरी घटना वाली जगह को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। कहीं पर कोई आई कार्ड या फिर कोई कागज़, कोई पत्र या कोई पहचान पत्र या कोई आधार कार्ड कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये मरने वाली लड़की कौन है। दूसरी तरफ पुलिस ये भी कोशिश करती है कि जिसने क्राइम किया है, जिसने इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर ला के फेंका है, हो सकता है उसका कुछ ऐसा गिर गया हो जिससे उसकी शिनाख्त हो सके।
लेकिन इस पूरे मामले में शायद पुलिस की किस्मत ख़राब थी, क्योंकि पुलिस को ना तो यहाँ पर लड़की के बारे में कोई जानकारी मिलती है और ना उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिलती है कि जिसने मर्डर कर कर इस डेड बॉडी को यहाँ पर फेंका था। अब पुलिस वाले जो थे वो पूरा दिन उस घटना वाली जगह को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से पुलिस वाले जो थे वो छानबीन कर रहे थे। अब कुछ भी हाथ लग नहीं रहा था, लिहाजा करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, अब कैसे इस केस को सुलझाएँ। एक डेड बॉडी मिली है जिसकी शनाख्त ही नहीं हो पा रही है कि ये कौन है। उधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा ही चुकी थी। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत ही साफ तरीके से लिखा हुआ था कि ये जो लड़की थी जिसकी मौत हुई है, इसके सर के पीछे वाले हिस्से पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है, जिसकी वजह से लड़की गिर गई है, उसका बहुत सारा खून बह गया है और उसके बाद में किसी चाकू से इस लड़की के जिस्म पर 32 बार चाकुओं से वार किया गया है, क्योंकि 32 मार्क्स जो थे चाकू के वो उस लड़की की डेड बॉडी पर मिले थे। 32 बार चाकुओं से इसके ऊपर वार किया गया है और उसके बाद में ईंट और पत्थर से इसके चेहरे को कुचला गया है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि जो लड़की है इसकी किसी भी तरीके से कोई शनाख्त ना हो सके। अब यहाँ पर आप लोग सिचुएशन को बहुत ही ध्यान से सुनिए। यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, डेड बॉडी जिसके जिस्म पर ब्रांडेड कपड़े थे, टाइटन की वॉच उसने पहन रखी थी, गले पर उसके टैटू बना हुआ था, हाथ में 2-4 रिंग भी थी। इतनी हाई प्रोफाइल ये डेड बॉडी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को ना कोई सबूत मिला था, न लड़की की कोई शनाख्त हुई थी, न पुलिस के पास कोई मोटिव था। लेकिन पुलिस को ये केस भी सुलझाना था। अब केस को कैसे सुलझाए? तो वहाँ के जो डीएसपी होते हैं, साल 2019 में जो डीएसपी थे भीमा शंकर जी, उनके जहन में एक बात आती है कि चलो ठीक है, अगर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कत्ल हुआ है तो कातिल तक पहुंचना भी ज़रूरी है और इस कत्ल की, इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो भीमा शंकर होते हैं वो सोचते हैं कि इस पूरे एरिया में जितने भी पुलिस थाने हैं या फिर पूरे बेंगलोर के अंदर जितने भी पुलिस थाने हैं, उन सारे ही पुलिस थानों में ये इत्तला भिजवाई जाए कि इस तरीके की, इस डिस्क्रिप्शन की एक डेड बॉडी हमें मिली है। अगर किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखवाई गई हो, जो इस तरीके से जीन्स पहनी हुई हो, टॉप पहना हो, उसने महंगा, उसके पास में वॉच महंगी उसके हाथ में हो, उसके गले पर टैटू बना हुआ हो, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन अगर कोई नोट कराता है, किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखाता है तो बताइएगा। अच्छा, पुलिस वालों को भी लगता है कि ये बात तो ठीक है, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई है तो हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद में रिपोर्ट लिखवाई जाए। तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी तो हम लोग बता देंगे, उसके बाद में डेड बॉडी जो थी उसके परिवार को सौंप देंगे, परिवार वाले आएंगे, क्लेम करेंगे, उसके बाद मोटिव वगैरह का पता लगाएंगे, उसके बाद मामला सॉल्व, दैट्स इट। लेकिन जितना आसान पुलिस वाले इसको समझ रहे थे, ये पूरा मामला उतना ज़्यादा आसान नहीं था। अब पुलिस वाले वही करते हैं जो पुलिस वालों ने सोचा था। सबसे पहले इस लड़की की जो डिटेल होती है, ये पूरे बेंगलोर के जितने भी पुलिस थाने होते हैं उन सारे ही पुलिस थानों में भिजवा दी जाती है कि कोई आए, उसके बाद में रिपोर्ट लिखा है, उसके बाद में यहाँ तक खबर पहुँचे, उसके बाद में वो परिवार वाले डेड बॉडी को क्लेम करें और उसके बाद में वो डेड बॉडी को ले जाए और हम मोटिव पता लगा लें, उसके बाद हम कातिल तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन पुलिस जितनी भी कोशिश कर रही थी, पुलिस के जो हाथ थे वो अभी तक खाली थे और पुलिस के पास में अभी तक इस डेड बॉडी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो डिटेल अलग अलग पुलिस थानों में भिजवाई थी, वहाँ से पुलिस को 1 दिन में भी कोई जवाब नहीं मिलता है, 2 दिन में भी, 3 दिन में भी नहीं, 5 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस के पास में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आती है जिसमें किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखवाई गई हो। लिहाजा शुरुआत में पुलिस वाले समझ रहे थे कि डेड बॉडी जो है वो इस गांव की, इस एरिया की नहीं है, हो सकता है कहीं बेंगलोर पर किसी ऊंचे घराने की लड़की हो। लेकिन अब जाकर पुलिस को समझ आ रहा था कि ये जो डेड बॉडी जिस लड़की की हमें मिली है, ये डेड बॉडी इस इलाके ही नहीं बल्कि पूरे बेंगलोर में कहीं की भी नहीं है। लेकिन अगर ये लड़की बेंगलोर की नहीं है तो फिर कहाँ की है? ये पुलिस वालों को ये जो सवाल था ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसलिए पुलिस वाले अब फिर से इस केस को वहीं से सुलझाने की कोशिश करते हैं जहाँ से ये केस शुरू हुआ था। पुलिस वाले वापस से उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी और वहाँ पर बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक सुई के नोक के बराबर भी अगर कोई सबूत मिल जाए तो हमारे लिए बहुत होगा, हम उसी के सहारे केस को सुलझा लेंगे। अब पुलिस वाले उस क्राइम सीन को वापस से रीचेक करते हैं, लेकिन पुलिस वालों की जो किस्मत थी ये इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पुलिस को यहाँ पर कोई सबूत तो छोड़ो बल्कि सबूत के नाम पर सबूत की एक राख भी नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस वाले इस केस को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? अब पुलिस वालों के सामने कोई सबूत तो है नहीं। एक डेड बॉडी मिली, सबूत के नाम पर बहस। उसके हाथ में एक टाइटन की वॉच थी, जिस्म पर उसके ब्रांडेड कपड़े थे, गर्दन पर एक टैटू का निशान था। इसके अलावा पुलिस के पास में कुछ था नहीं। केस को सुलझाया जाए तो सुलझाया जाए कैसे? पूरे बेंगलोर के अंदर अलग अलग थानों में अलग अलग तरीके से भी छानबीन कर लिया, अलग अलग सूचनाएं भिजवा दी गई।
अब चूंकि वहाँ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि किसी लड़की की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई हो। दूसरी तरफ जो डेड बॉडी थी उसका जो चेहरा था ये पूरी तरीके से कुचल दिया गया था, क्योंकि अगर डेड बॉडी का चेहरा सलामत होता तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के सहारे पुलिस फ़ोटो को सर्कुलेट कर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ट्विटर या अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया के सहारे उस लड़की का पता लगाया जा सके। लेकिन ना लड़की का चेहरा सलामत है और ना पुलिस के पास में सबूत के नाम पर कुछ है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि अब इस लड़की के जो कपड़े हैं और इस लड़की के जिस्म पर जो टैटू है, इस लड़की के हाथ में जो घड़ी है, अब इस पूरे केस को इन्हीं कुछ चीज़ों से सुलझाना पड़ेगा। यानी पुलिस को अब ये जो केस सुलझाना था वो बस महज एक डेड बॉडी से सुलझाना था। और मैंने शम्स सर का एक एपिसोड सुना था, उसमें शम्स ताहिर खान सर कह रहे थे कि जो लाश होती है ये बोलती ज़रूर है। अब ये जो लाश थी, अब बारी थी इस लाश के बोलने की। लिहाजा सबसे पहले पुलिस वाले उस लड़की की जो जीन्स थी उसके ब्रांड को चेक करते हैं। अब जैसे ही उस ब्रांड को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की ने जो ब्रांड की जीन्स पहन रखी है ये अमूमन बहुत ही ज़्यादा महंगे जो लोग कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, यानी बहुत ही अमीर लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब जिस कंपनी की ये जीन्स थी इस पर जो बारकोड लगा हुआ था और सारी चीज़ें चेक करती है, और जो बेंगलोर में जितने भी इस कंपनी के शोरूम थे उन सारे शोरूम पर पुलिस जाती है, वहाँ पर चेक करती है। तो पता चलता है कि जिस तरीके का बारकोड इस जीन्स के ऊपर लगा हुआ है, जिस तरीके का टैग, जिस तरीके की चीज़ें इस जीन्स के ऊपर हैं, इस तरीके की जो जीन्स है वो दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सेल होती है। दूसरी चीज़, जो इस लड़की की गर्दन पर जो टैटू बना हुआ था उस टैटू को मैच कराने की कोशिश की जाती है कि इस तरीके के टैटूज़ कहाँ बनाए जाते हैं। तब भी पुलिस को यही पता चलता है कि इस तरीके के जो टैटूज़ हैं या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दिल्ली के अंदर मिलते हैं या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी जीन्स वाला और टैटू वाला जो इंडिकेट था ये पुलिस को साफ तौर से ये जाहिर कर रहा था कि ये जो लड़की है या तो पश्चिम बंगाल की है या फिर दिल्ली की है। वहीं दूसरी तरफ जो इस लड़की ने टॉप पहन रखा था, जब उस टॉप के बारे में डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ से 3 राज्यों के नाम आते हैं। पहले 2 राज्यों के नाम आए थे, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के, जीन्स में और टैटू में। लेकिन जो टॉप इस लड़की ने पहन रखा था उस टॉप में 3 राज्यों के नाम आते हैं, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। यानी ये लड़की या तो दिल्ली की है या पश्चिम बंगाल की है या फिर उत्तर प्रदेश की है। अब पुलिस वालों को इन तीनों ही राज्यों में जाना था और वहाँ से अलग अलग पुलिस थाने में जाकर ये जानकारी जुटानी थी कि कहीं पर किसी लड़की की कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखाई गई है या फिर नहीं लिखाई गई। तो सबसे पहले पुलिस जो थी वो दिल्ली में ही छानबीन करती है। अब जब दिल्ली में छानबीन करती है तो पुलिस को पता ये चलता है कि किसी भी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट इस तारीख से इस तारीख तक इस तरीके के डिस्क्रिप्शन में नहीं थी, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। दूसरी तरफ एक टीम जो थी वो उत्तर प्रदेश पहुंचती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जितने भी पुलिस थाने हैं उनमें पूछताछ कर ही रही थी कि इसी बीच में पुलिस को एक राहत भरी खबर मिलती है। और ये राहत भरी खबर ये होती है कि पश्चिम बंगाल में एक थाना लगता है, न्यू टाउन थाना, और इसी न्यू टाउन थाने में 5 अगस्त साल 2019 को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। अब जैसे ही खबर ये पुलिस को मिलती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि 31 जुलाई साल 2019 को हमें ये डेड बॉडी मिली थी और 5 अगस्त को रिपोर्ट लिखाई गई, तो हो सकता है कि घर वालों ने थोड़े दिनों तक इंतज़ार किया हो, उसके बाद पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाई हो। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम थी ये न्यू टाउन थाना जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है इस थाने की पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है। न्यू टाउन पुलिस थाने की पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद में जो बेंगलोर की पुलिस होती है वो ये पूछती है कि किस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई थी, उस परिवार से हमारी बातचीत कराओ, किस हालत की वो लड़की है, उसकी तमाम तरीके के जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे वो घर से थी, क्या नाम था, उसने क्या पहन रखा था, ये सारी चीज़ें हम परिवार वालों से पूछेंगे। लिहाजा परिवार वालों से बात होती है तो जो सामने व्यक्ति होता है वो बताता है कि साहब मेरा नाम सुदीप सिंह है और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने लिखाई थी उसका नाम पूजा सिंह था। पूजा सिंह चूँकि बेंगलोर किसी काम से गई हुई थी, उसके बाद में उसे लौट आना था। 30 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, 30 जुलाई को वो बेंगलोर गई थी, उसके बाद उसे लौट आना था लेकिन वो लौट कर आती नहीं है। उसके बाद में मैं उसका फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ लेकिन जो नंबर होता है उसका स्विच ऑफ बताता है। फिर उसके कुछ देर के बाद में मुझे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कहीं फंस गई हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। और जो लोकेशन उसमें मुझे बताई थी वो हैदराबाद की थी। अब मेरी पत्नी को हैदराबाद तो कोई काम था नहीं तो वो भला हैदराबाद क्यों जाएगी। दूसरी तरफ मुझे शक ये भी होता है कि मेरी पत्नी की जो इंग्लिश है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो मैसेज मुझे आया था उसमें बस महज टूटे फूटे अल्फाज में ही इंग्लिश लिखी गई थी।
इसलिए मुझे शक होता है। उसके बाद में मैं न्यू टाउन थाने में पहुंचता हूं और वहां पर जाने के बाद में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। अब जैसे ही पुलिस वाले सुदीप की ये बात सुनते हैं तो उसके बाद में सुदीप को अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी की शिनाख्त कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर केसेस हो जाते हैं, तो जब तक डेड बॉडी की शिनाख्त सुधीर नहीं कर लेते, जब तक ये कहना पॉसिबल नहीं होगा कि ये जो डेड बॉडी है ये पूजा सिंह की है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब सुदीप को लेकर बेंगलोर निकलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में सुदीप को डेड बॉडी दिखाई जाती है। जिस तरीके के कपड़े उस डेड बॉडी ने पहन रखे थे, जो उसके गर्दन पर टैटू का निशान था, जिस तरीके की वॉच उसने पहन रखी थी, जिस तरीके के उसके बाल थे, इन सारी ही चीज़ों से जो सुदीप होता है वो डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी पूजा सिंह की है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे डेड बॉडी परिवार को सौंप देते हैं। परिवार डेड बॉडी लेके आ जाता है और उसके बाद में अब कवायद शुरू होती है मोटिव और कातिल की। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब सबसे पहले इस सुदीप से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि जो नंबर तुम्हें दिया गया था, जो बैंक डिटेल तुम्हें दी गई थी, जिस नंबर से तुम्हारे पास मैसेज आया था, ये सारी डिटेल हमें मुहैया कराओ। उसके बाद में जो सुदीप था वो नंबर और सारी चीज़ें दे देता है। अब चूंकि डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी कि पूजा सिंह की डेड बॉडी थी, इसलिए पुलिस वाले अब पूजा के पति सुदीप सिंह से उस पूजा का नंबर लेते हैं जिसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को बेंगलोर के इस कैंपो गोड़ा जो हवाई अड्डा है उसके पास गांव में फेंकी गई थी। अब नंबर लिया जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ की थी, लास्ट लोकेशन, लास्ट बार इसकी किससे बात की गई थी। जब सारी ही चीज़ें पुलिस चेक करती है तो उसके बाद में पुलिस का जो शक था एक व्यक्ति के ऊपर जाता है और इस व्यक्ति का नाम होता है नागेश। लिहाजा जो पुलिस वाले थे आप पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नागेश कौन है। नागेश के बारे में पता करते हैं, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है। सारी चीज़ें पता करने के बाद में नागेश का जो लोकेशन था उसे ट्रैक करने के बाद में नागेश के पास पहुँचते हैं और उसके बाद में नागेश को उठाते हैं। और उठाने के बाद में जब नागेश से पूछताछ करते हैं तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल जो पूजा थी ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म की लड़की थी। इसका बोलने का अंदाज़, इसका चलने का अंदाज़ इतना ज़्यादा बढ़िया था कि जो कोई भी पूजा से मिलता वो इसका मुरीद हो जाता। और इसकी बोल्डनेस की वजह से, इसके नेचर की वजह से और इसकी आदतों की वजह से, इसके फेस कट की वजह से इसको जो सीरियल इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें बहुत अच्छा काम मिलने लगा था। दिया और बाती जैसे बेहतरीन सीरियल्स में भी इसने काम किया था। अब धीरे धीरे पूजा की जो धमक थी, ये जो सीरियल की इंडस्ट्री होती है इसके अंदर छाने लगी थी। धीरे धीरे पूजा को जो था वो काम ज़्यादा मिलना चालू हो गया था। हर कोई पूजा को साइन करना चाहता, पूजा के साथ में काम करना चाहता, पूजा के साथ में सीरियल बनाना चाहता। अब धीरे धीरे पूजा जो थी सीरियल इंडस्ट्री में अपनी धमक जमा रही थी। इसकी वजह से लोग पूजा के मुरीद हो रहे थे और पूजा अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी हासिल करती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों पूजा को धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि वो जिस तरीके से सीरियल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है और जिस तरीके से पैसा वो कमा रही है, तो अभी चेहरा है तो पैसा कमा सकती है। आगे जैसे जैसे उसका वक्त गिरेगा, उस पर बुढ़ापा आएगा, उसका चेहरा थोड़ा सा धूमल होगा तो उसे काम मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए पूजा फैसला करती है कि सीरियल के साथ साथ ये कुछ और काम भी करे। पूजा चूँकि कई पार्टियों में जाती थी तो इवेंट मैनेजमेंट का काम करने के बारे में पूजा सोचती है। पूजा को ऐसा लगता है कि वो अलग अलग पार्टियों में जाती है और बड़े तरीके के जो इवेंट होते हैं उनको एक तरीके से मैनेज कर सकती है। इसलिए अब पूजा जो थी वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लगती है। अलग अलग शहरों में जाती, बड़ी बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज कराती है। इस तरीके से जो पूजा का काम था, अब जो इवेंट मैनेजमेंट था ये भी बेहतर तरीके से चलने लगा था। दूसरी तरफ पूजा का जो नाम था, जो रुतबा था, उसकी वजह से भी पूजा को बेहतरीन काम मिल रहा था। अब पूजा जिस तरीके से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, एक तरफ उसका जो सीरियल इंडस्ट्रीज़ का जो अभिनय का काम था वो भी बढ़िया चल रहा था, दूसरी तरफ जो उसका इवेंट मैनेजमेंट का काम था ये भी बेहतर चल रहा था। इसकी वजह से पूजा के जो घर वाले थे ये भी पूजा से बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा अच्छा पैसा कमा रही थी। अब इसी वजह से पूजा को जो इवेंट मैनेजमेंट का काम उसने कर रखा था तो अलग अलग शहरों में जाना पड़ता। इसी क्रम में 30 जुलाई साल 2019 को इसे बेंगलोर आना था। उसके बाद में पूजा जो थी बेंगलोर जाती है और इसी कैंपो गोंडा एयरपोर्ट पर उतरती है। उतरने के बाद में वहाँ से कैब बुक करती है। ड्राइवर आता है, बाकायदा OTP शेयर होता है। उसके बाद में जो पूजा थी उस ड्राइवर को बता देती है कि इस लोकेशन पर मुझे पहुँचना है। अब ड्राइवर जो था अपनी जो कैब थी वो उसी एरिया में लेकर निकलने लगता है। अच्छा, रास्ते में इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत भी होती है। ड्राइवर इससे पूछता है बहुत ही क्यूरिटी के साथ में कि तुम क्या करते हो। तो ये पूजा उसको अपना काम धाम के बारे में बताती है। तो ड्राइवर मजाक में पूजा से ये भी कहता है कि फिर तो तुम्हारे पास में अच्छे खासे पैसे होंगे। पूजा भी इस बात का हंसकर जवाब दे देती है
उसके बाद में काफ़ी सारी बात उस ड्राइवर से होती है। उसके बाद में पूजा उस लोकेशन पर उतरती है और उसके बाद में उस ड्राइवर से कहती है कि रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास मुझे वापस कैंप गोड्डा एयरपोर्ट पर तुम्हें छोड़ देना है, क्योंकि पूजा कहती है कि मुझे रात में ही लौटना है और मैं फिर से कैब बुक करूँगी तो ना जाने कौन आएगा, तो तुम मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दो और पर्सनल नंबर दे दोगे तो तुम ही को मैं कॉल कर लूँगी, तुम ही मुझे आ जाना और तुम ही मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देना। अब उसके बाद में जो पूजा जब इस तरीके की बात उस ड्राइवर से कहती है तो जो ड्राइवर होता है वो अपना नंबर दे देता है, कहता है ठीक है लेकिन इस बात के पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। पूजा पूछती है कितने पैसे लगेंगे, तो ड्राइवर बताता है कि इसके तुम्हें 1200 लगेंगे। अच्छा, जो पूजा थी उसके लिए 1200 रुपये इतना अहमियत न रखते नहीं थे, उसके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में पूजा उस ड्राइवर का नंबर ले लेती है और पूजा अपने काम से चली जाती है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास पूजा वापस से उस ड्राइवर को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि ठीक है मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। अच्छा, जो ड्राइवर था वो अपने घर गया नहीं था, बल्कि जिस होटल में पूजा रुकी थी उसी होटल के बेसमेंट में सो गया था। सोया भी नहीं था बल्कि वो पूरी रात जागता ही रहा था, क्योंकि उसकी जहन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। क्योंकि पूजा जब उसकी कार में बैठकर आई थी तो पूजा ने जब उसको पैसे निकाल कर दिए थे तो बहुत मोटी रकम पूजा के पर्स में थी और ये इस ड्राइवर ने देख लिया था। उसके बाद में ड्राइवर पूजा से कहता है कि ठीक है मैडम, मैं यहीं पर हूँ, गया नहीं था, आपके ही वजह से रुक गया, आप आ जाइए, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, उसके बाद तो मैं एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। पूजा जो थी अपना बैग वगैरह उठाती है, उसके बाद में वापस आती है, इसकी कैब में बैठती है। अब चूंकि रात में इसे कुछ काम रहा होगा, अब इसलिए ये रात भर सो नहीं पाई थी, तो कैब में बैठने के बाद में ये कहती है कि मेरी आंख अगर लग जाए तो जब एयरपोर्ट आ जाए तो तुम मुझे उठा देना। ड्राइवर बोलता है हाँ ठीक है मैडम, मैं आपको उठा दूंगा। उसके बाद में कैब चल रही है, पूजा सो गई है और आधे रास्ते में ये पहुंचते हैं कि उसी समय से ड्राइवर के जहन में एक अजीब तरीके के ख्याल आता है। ड्राइवर जो था वो अपनी गाड़ी मेन रोड से कच्चे रास्ते पे को मोड़ देता है जंगल के रास्ते पे को। अब जैसे ही ये जंगल के रास्ते पर पहुंचता है, पूजा की भी आँख खुल जाती है। पूजा भी देखती है कि यहाँ पर ना कुछ कार है, ना किसी का कोई आने जाने का कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये सुनसान जगह पर ड्राइवर कहाँ ले आया है। पूजा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो जो ड्राइवर था, टायर खोलने वाला जो सामान, जो औजार होता है गाड़ी के अंदर, वो औजार निकालता है और पूजा के सर पर वार करता है। पूजा बेहोश हो जाती है। उसके बाद में जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने बड़ी अजीब बात बताई कि जब उसने उसका पर्स खंगाला तो उसमें महज 500 रुपये थे। अब महज 500 रुपये के लिए उसने इतना सब कुछ कर दिया। इस बात से ड्राइवर को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि इसके पास में जो चाकू था, अब चूँकि पूजा को भी होश आ चुका था, तो उसके बाद में ये चाकुओं से उसके ऊपर हमला कर देता है और 24 बार चाकू उसके पेट पर मारता है। मारने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। अब चूंकि इस ड्राइवर की बात पूजा से हुई थी तो पूजा काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थी, तो ड्राइवर सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ा जाऊं, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये जो लड़की है इसका जो चेहरा है इसको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया जाए। अगर चेहरा बिगड़ जाएगा तो दूसरे राज्य में ये लड़की है, कहाँ से आई है, कौन ही पहचानेगा, भला मामला जो है यूँ का त्यों रह जाएगा। उसके बाद में इसने डेड बॉडी का चेहरा बिगाड़ा और उसके बाद में डेड बॉडी को एक जगह फेंक कर ये वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब चूँकि इसे पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये पूजा के पति यानी जिनका नाम सुदीप सिंह था उनको मैसेज करता है कि मैं इस तरीके से फंस गई हूँ, क्योंकि पूजा का फ़ोन ये अपने साथ ही ले आया था और मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। वापस से जब पूजा के पति सुदीप सिंह कॉल लगाते हैं तो ये फ़ोन कट कर देता है। अच्छा, थोड़ी ही देर के बाद में इसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो पूजा के पति हैं सुदीप सिंह, वो शायद पैसे देंगे नहीं, इस वजह से ये फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। ये ड्राइवर ये बताता है कि मैं बेहद ही गरीब परिवार में जन्मा था, अब मैं बचपन से ही काम पे लगा दिया गया। उसके बाद मैं टैक्सी की ड्राइवरी करने लगा, कुछ लोन लेकर कुछ पैसे इकट्ठे कर मैंने कुछ अपना फाइनेंस करा कर एक गाड़ी ले ली थी, उसी को कैब में चला रहा था। अब चूंकि उसकी किस्त विस्त भी देनी थी तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने सोच लिया कि ये महिला काफ़ी ज़्यादा अमीर है, अगर मैं इसको लूट लूँगा तो 50-60 हज़ार रुपये तो इसके पर्स में ही है, बाकी इसके पास में कुछ गहने हैं, चैन है, घड़ी है, मोबाइल है, ये सब बेच बाच कर 1.5-2 लाख रुपये का तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। इस तरीके से मैंने इस तरीके के काम को अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि मान लिया चलो कोई व्यक्ति परेशान है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या वो किसी के भरोसे को तोड़ देगा, किसी की ज़िंदगी की लीला को समाप्त कर देगा? कोई लड़की आप पे भरोसा करती है, भरोसा करने के बाद में वो आपसे कहती है कि मैं कैब बुक ना करके मैं सीधा पर्सनली आपको कॉल कर लूँगी, आप मुझे छोड़ देना, और आप महज 1.5-2 लाख रुपए के लिए उस लड़की के भरोसे को तोड़ देते हैं, उसकी ज़िंदगी की लीला को समाप्त कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ।
दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई साहब, कहानी अच्छी है, सुनाने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं। मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कमेंट सोहन लाल सेतिया का है, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है। तो सोहन लाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जावेद अंसारी लिखते हैं कहानी अच्छी है, सुनकर अच्छा लगा। मलिक भाई आपसे ऐसी कहानी आप सुनाते रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सतबीर जी हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्टेटस हैं ये लिखते हैं दुआ बनाते हैं और लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। किंग कोहली हैं, लिखते हैं नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। आगे लिखते हैं आपकी हर स्टोरी अच्छी होती है, तो किंग कोहली जी आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये तारिक अंसारी का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। वालेकुम सलाम जी। आगे लिखते हैं मोहम्मद तारिक पुखवाला अफजलगढ़ बिजनौर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनता हूँ और बहुत अच्छी कहानी होती हैं आपकी, तो तारिक अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, तो भैया नमस्ते। आगे लिखते हैं सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। नबीन सिंह है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी भाई जी, मैं दम्माम ड्यू से रोज़ आपकी स्टोरी सुनता हूँ, दामन एंड ड्यू से। तो नवनीत सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में राजेंद्र कुमार हैं जो रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी वेरेस्टर हैं, लिखते हैं ऐसे इंसिडेंट सुनकर बहुत दुख होता है। दी वेरेस्टर जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नसीमुद्दीन का है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, ये कहानी हमारे बगल के ज़िला की है, महोबा की। पहले महोबा हम हमीरपुर ज़िला में ही था, बाद में अलग हुआ है। कहानी बहुत ही शानदार है। नासिम उद्दीन पच्छू भाई, कस्बा मौदहा, ज़िला हमीरपुर यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, तो भैया नमस्कार। आगे लिखते हैं भाई साहब कहानी बहुत अच्छी है, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोबा की कहानी सुनाने के लिए। एमडी कासिम में लिखते हैं आखिर एक बेटी किस पर भरोसा करे दुनिया में, बहुत अच्छी बात कही एमडी कासिम जी, आपका शुक्रिया। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं मलिक भाई आज मेरा नाम नहीं लिया, क्या बात है, भूल गए क्या? नहीं जयप्रकाश जी, मैंने आपका नाम लिया था। और शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं क्या ज़माना आ गया है, पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे केसेस सुना करते थे पर अब इंडिया में भी ऐसे ही होने लगा है, क़यामत नज़दीक है। शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ख़ान है, लिखते हैं भाई कोई भी लड़की बाप पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, वो पापा नहीं बल्कि पापी होगा। एक ख़ान जी आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आज के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ थी क्योंकि बच्चे शैतानी कर रहे थे, कुछ बच्चे रो रहे थे। भाई के 2 बेटे हैं, मेरी 1 बेटी है, तो आपस में झगड़ा वगैरह करते रहते हैं, तो इसलिए अगर कुछ बैकग्राउंड में साउंड आई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।